हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की विभिन्न परतों की मोटाइयों के बारे में। इस विषय में जो प्रमुख विद्वान हुए हैं उन्होंने विभिन्न मत दिया है, जिनमें कि मुख्य रूप से डाली महोदय हैं, जेफ्रीज महोदय हैं, वांडरग्राट हैं, होम्स महोदय हैं। हम इन चार लोगों की विचारधाराओं को देखेंगे। उसके उपरांत फिर आधुनिक मत के आधार पर देखेंगे कि पृथ्वी की कुल कितनी परतें हैं। आधुनिक युग में हमें भूकंप के ऊपर केवल निर्भर नहीं रहना पड़ता है विभिन्न परतों की मोटाइयों को जानने के लिए, बल्कि जो परमाणु परीक्षण होते हैं उनके आधार पर उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों को हम उपयोग करके पृथ्वी के बारे में अधिक उपयुक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डाली महोदय का मत। पृथ्वी की विभिन्न परतों के विषय में डाली महोदय ने अपना व्यक्त किया था। डाली महोदय ने पृथ्वी के अंदर 3 परतें बताई। कौन कौन सी परतें थीं? पहला बाहरी परत, आउटर जोन के रूप में डिफाइन किया। दूसरा मध्यवर्ती परत, इंटरमीडिएट जोन के रूप में डिफाइन किया। तीसरा केंद्रीय भाग या सेंट्रल जोन के रूप में डिफाइन किया। हम लोग देखते हैं एक एक परत को। पहले हम लोग बाहरी परत के रूप में देखेंगे। बाहरी परत जो था आउटर जोन, उसका घनत्व डाली महोदय ने 3 माना है और मोटाई 1000 मील मतलब 1600 किलोमीटर के आसपास माना है। और जो ये परत थी मुख्य रूप से सिलिकेट की बनी हुई थी। बी जो परत थी या सेकंड जो परत थी उसको डाली महोदय ने मध्यवर्ती परत या इंटरमीडिएट जोन के रूप में कहा है। इसका जो घनत्व था वह 4.5 से लेकर के 9 के बीच में था और जो इसकी कुल मोटाई थी 1280 किलोमीटर या 800 मील के आसपास थी। थर्ड जो परत डाली महोदय ने माना उसे केंद्रीय भाग का नाम दिया है, सेंट्रल जोन का। इस परत का जो घनत्व था 11.6 का था, 6 के आसपास था। यहाँ आप समझिएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसकी मोटाई जो थी 7040 किलोमीटर के आसपास थी। केंद्रीय भाग मुख्य रूप से लोहे के सिलिकेटों से बना था, लोहे के सिलिकेटों से बना था। और जो मध्यवर्ती परत है यहाँ पर उन्होंने माना कि यहाँ पर लौह पदार्थ भी थे और सिलिका भी था। लौह पदार्थ भी थे और सिलिका भी था, मतलब इस परत में लौह पदार्थ और सिलिका की मात्रा पाई गई। सेकंड अब हम लोग देखेंगे जेफ्रीज महोदय का मत। अब हम लोग जेफ्रीज का मत देखते हैं। जेफ्रीज के अनुसार पृथ्वी में कुल 4 परतें मानी गई हैं। यहाँ इन्होंने जो प्रथम परत है उसको बाह्य अथवा प्रथम परत का नाम दिया, द्वितीय परत को द्वितीय परत का नाम दिया, तृतीय परत और चतुर्थ परत थी। 4 भागों में बांटा। प्रथम जो परत थी उसको परतदार शैलों से निर्मित माना। द्वितीय जो परत थी उसमें ग्रेनाइट चट्टान की प्रधानता मानी। और जो तृतीय परत थी उसमें थाइचिलाइट या डायोराइट चट्टानों की प्रधानता मानी। और चौथी परत में डूनाइट या पेरिडोडाइट अथवा इक्लोजाइट नामक चट्टानों की प्रधानता मानी। होम्स महोदय ने 2 परतों के रूप में माना पृथ्वी को, एक क्रस्ट एक सबस्ट्रेटम के रूप में माना। यहाँ क्रस्ट में संपूर्ण सियाल व सीमा का भाग था और सबस्ट्रेटम सीमा में निचली ऊपरी सीमा का, संपूर्ण सियाल या और ऊपरी सीमा को सम्मिलित इसमें माना। और सबस्ट्रेटम में सीमा के निचले भाग को माना। तो ये होम्स के महोदय था। और इसके बाद हम वांडरग्राट को देखते हैं। वांडरग्राट महोदय ने पृथ्वी के अंदर समान रूप से 4 परतें माना है, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। 4 परतें के रूप में ऑलरेडी पृथ्वी को बांट चुके हैं। तो सेम इन्होंने 4 परतों के रूप में बांटा है, ज़्यादा इसमें हमें नहीं कुछ जानना है। आधुनिक मत को हम देखते हैं। आधुनिक मत के अनुसार जो पृथ्वी है इसमें कुल 3 परतें मानी गई हैं। आधुनिक मत के अनुसार 3 परतें मानी हैं। तो आधुनिक मत से आशय क्या है और कैसे हम इसको निर्धारण करते हैं देखते हैं। आधुनिक मत में हम लोग सबसे पहले जो प्राकृतिक भूकंप हैं इसका उपयोग न करके कृत्रिम भूकंप का उपयोग करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए। परमाणु बमों के विस्फोट के दौरान उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों का उपयोग करके हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रयास करते हैं। इसके आधार पर पृथ्वी में मुख्यतः 3 परतें मानी गई हैं।
इन 3 परतों का नाम, पहला जो परत है वो क्रस्ट है, दूसरा परत मेंटल है और तीसरा परत कोर है। तो यह मुख्यतः 3 परतें मानी गई पृथ्वी के अंदर, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब इसको हम फिगर के द्वारा देखेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसके अंदर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं और कहाँ पर भूकंपीय तरंगों में विभिन्नता पाई जाती है। यहाँ पर हम आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी की विभिन्न परतों को देखेंगे, जहाँ की इस फिगर में आपको दिख रहा होगा जो सबसे ऊपरी परत है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट की जो कुल मोटाई बताई है यहाँ पर 30 किलोमीटर के आसपास बताई गई है। तो क्रस्ट को छोड़ करके क्रस्ट को लेते हुए पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर या अंतरतम बोलते हैं इसको हम लोग देखते हैं। जो क्रस्ट है इसको 2 भाग में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। यहाँ फिगर में भी आप देखते रहिएगा, ये इसको क्रस्ट में बांटा गया है, निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट जो है 30 किलोमीटर तक है, निचली क्रस्ट 200 किलोमीटर गहराई तक है। तो ऊपरी क्रस्ट का घनत्व 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, याद रखिएगा हमेशा जो घनत्व होता है वह ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होता है। तो ये जो ऊपरी क्रस्ट है इसका घनत्व क्या है, 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और निचली क्रस्ट का घनत्व जो है वह 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। आधुनिक मत के अनुसार जो इसकी संरचना है, मीन्स ये जो दोनों ये संरचनाएं हैं ये सेम हैं, अर्थात यहाँ पर जो सिलिका की प्रधानता है और ऐसा इसमें कोई संरचना में इसकी दिक्कत नहीं है, कुछ अंतर नहीं है। यहाँ पर केवल इसके अंदर जो अगर घनत्व में अंतर आ रहा है तो वह इस कारण से आ रहा है क्योंकि यहाँ दबाव में भिन्नता है। जो ऊपरी हमारा क्रस्ट है इस क्रस्ट में दबाव कम है और निचली क्रस्ट में दबाव ज़्यादा है। दबाव में भिन्नता होने के कारण यहाँ पर घनत्व में भिन्नता उत्पन्न हो रही है। सेकंड हमारा मेंटल है। मेंटल, जब आप यहाँ निचली क्रस्ट से नीचे आएंगे तो आपको मेंटल मिलेगा। मेंटल के जो और क्रस्ट के बीच में एक असंबद्धता पाई जाती है, डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। असंबद्धता मतलब यहाँ पर असंबद्धता मतलब ये है कि जहाँ पर अचानक से जो लहरें हैं उनके स्वभाव में बहुत ही विसंगति या बहुत ही अंतर पाया जाता है। तो निचली क्रस्ट में जो पी की स्पीड है वह 6.9 किलोमीटर पर सेकंड है। अचानक से वो बढ़ करके 909 किलोमीटर से 8.1 किलोमीटर के मध्य हो जाती है। तो यहाँ पर अचानक से जो पी लहरें हैं अपने गुण को बदल देती हैं इस असंबद्धता में पहुँचने के साथ। इस असंबद्धता को मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, क्योंकि 1909 में सबसे पहले ए मोहोविक महोदय ने इसका पता लगाया था। इसको याद रखिएगा, फैक्ट ठीक है। 1909 में सबसे पहले ए मोहोविक महोदय ने इस असंबद्धता का पता लगाया था जो कि निचली क्रस्ट और मेंटल के मध्य में है। इसे मोहो डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। मेंटल में पृथ्वी के समस्त द्रव्यमान का समस्त आयतन का 83% है, मतलब जो संपूर्ण आयतन है इसका 83% भाग मेंटल में व्याप्त है और द्रव्यमान का 68% भाग किसमें व्याप्त है, मेंटल में व्याप्त है। इसके बाद बात करते हैं अंतरतम की। मेंटल यहाँ देख रहे होंगे ये 2 भाग बटा है, ऊपरी मेंटल और निचली। मतलब यहाँ 200 किलोमीटर से लेकर के 700, यहाँ 700 है लास्ट, 700 किलोमीटर के बीच का जो भाग है ऊपरी मेंटल है। 700 से लेकर के 2900 किलोमीटर के बीच का भाग जो है वो क्या है, निचला मेंटल है। उसके बाद कोर चालू होता है या अंतरतम चालू होता है। यहाँ भी एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है जिसे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले इस डिसकंटिन्यूटी को गुटेनबर्ग महोदय ने पता लगाया था। ये जो अंतरतम है ये 2900 किलोमीटर से स्टार्ट होकर के 6371 किलोमीटर पृथ्वी के केंद्र तक, यही त्रिज्या भी है पृथ्वी की, 6371 किलोमीटर, तो पृथ्वी के केंद्र तक चला गया है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य कोर आउटर कोर और आंतरिक कोर इनर कोर। जो बाह्य कोर है वह 2900 से लेकर के 5150 किलोमीटर, मीन्स 2900 से लेकर के 5150 किलोमीटर तक बाह्य कोर है और 5150 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर के बीच में आंतरिक कोर माना गया है। यहाँ पर पी लहरों की गति में अचानक से बहुत वृद्धि हो जाती है और इनकी स्पीड 13.6 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से हो जाती है। अंतरतम का आयतन पृथ्वी के आयतन का 16% और द्रव्यमान का 32% है।
अंतरतम की एक और विशेषता है कि यहाँ पर यस लहरें नहीं प्रवेश करती हैं। यस लहरें न प्रवेश करने के कारण यह प्रमाणित होता है कि कहीं न कहीं जो अंतरतम है वह तरल अवस्था में है, लेकिन यह माना गया है कि यह जो बाह्य अंतरतम है यही तरल अवस्था में है और आंतरिक जो कोर है वह ठोस अवस्था में होगा या प्लाज्मा स्टेट में होगा, ऐसा माना गया है। तो ये आधुनिक मत है पृथ्वी का, जो आधुनिक मत के आधार पर पृथ्वी को विभाजित किया गया है, और इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है कि इससे आपको कुछ मिल रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।